क्वेश्चन नंबर 61 हमारे सामने है और ये जो क्वेश्चन इसके बड़े लंबे चौड़े पार्ट हैं ए बी सी डी ई एफ तक। मैंने अभी ये स्क्रीन पर केवल कहाँ तक लिखा है, सी पार्ट तक लिखा हुआ है, बाकी मैं अभी बाद में लेके आता हूँ। क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है? इस क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि suppose the particle of the previous problem has a mass m and speed v before the collision and it sticks to the rod after the collision। तो क्वेश्चन नंबर 60 में जो सिचुएशन थी उसमें थोड़ा सा चेंज है। एक रॉड है, उस रॉड का मास कैपिटल एम है और पार्टिकल का मास कितना गिवन है? स्मॉल एम के बराबर। द रॉड हैज़ मास कैपिटल एम। पार्ट ए में क्या निकालना है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग द रॉड प्लस द पार्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूटिंग द रॉड प्लस पार्टिकल, तो रॉड और पार्टिकल को मिला के जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास कितना लिया हुआ है? इसमें सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो हमको निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सी ऑफ दिस सिस्टम रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम की। पार्ट बी में क्या निकालना है? बी में निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सी बिफोर कोलिजन। तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव बिफोर कोलिजन। ठीक है, इसकी लैंग्वेज को बड़े ध्यान से समझना, बड़ी बारीक चीज़ें हैं इसमें। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉड विथ रिस्पेक्ट टू सी बिफोर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ द रॉड, रॉड की वेलोसिटी मतलब रॉड तो एक सिंगल पार्टिकल है नहीं, तो रॉड की वेलोसिटी से मतलब है कि रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड विथ रिस्पेक्ट टू सी। सी मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन निकालना है। तो पहले मैं पार्ट ए इसका सबसे पहले लेता हूँ। तो इसका जो पार्ट ए है उसमें उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बना लेते हैं एक रॉड ले लेंगे हम यहाँ पर, है ना। मतलब जो सिचुएशन दी हुई थी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वो सिचुएशन लेते हैं। तो सिचुएशन ये है, पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें है एक रॉड और एक पार्टिकल इस पर आ रहा है। ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, ये यहाँ से पार्टिकल यहाँ से आता है, रॉड के एक एंड से परपेंडिकुलरली टकराएगा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 60 में हुआ था। ठीक है, और फिर हमको निकालना क्या था? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सी ऑफ दिस सिस्टम। तो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर हमको दिख गई, एक एंड से टकराएगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना तो बहुत ही आसान है। उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 अपन m1 प्लस m2। तो पार्टिकल का मास है स्मॉल m, उसकी वेलोसिटी v है। रॉड का मास कैपिटल M, उसकी वेलोसिटी कितनी? 0 है। तो हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जाती है mv अपन m प्लस m के बराबर। ये हो गया पार्ट ए का आंसर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी किसकी आई है? ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, यानी कि ये है VC। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? रॉड का सेंटर यहाँ पर है, ये रॉड का सेंटर है, इसको नाम दे देते हैं मान लो हम A। तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं आएगा, जिसको कि इस क्वेश्चन में नाम दिया गया है C के बराबर, जो मैंने C से यहाँ पर दिखाया। B पर आ जाते हैं अब। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू C। अब पार्टिकल की वेलोसिटी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव बताना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सी, पार्टिकल की वेलोसिटी सी के रिलेटिव ये होगा पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसमें सी क्या है? सी है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ठीक है, ये VCG जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। ठीक, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखते हुए। तो पार्टिकल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइट में जा रहा है, उसको भी पॉजिटिव ले लिया। सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आई है VC, ये भी राइट साइड में है, इसको भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि क्वेश्चन के बड़े लंबे लंबे पार्ट हैं तो उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमने कैलकुलेशन किया, V माइनस ये सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रखी और इससे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम C निकल आई। ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो ये पार्ट बी हो गया। अब मैं थोड़ा अपने आप को शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर। सी में क्या निकालना था? वेलोसिटी ऑफ द रॉड विद रिस्पेक्ट टू सी। अब रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए हमको, तो इसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। और ये सिस्टम है, ये पार्टिकल, ये मैंने डायग्राम एक और लिया है, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है A।
और ये c क्या है, जब पार्टिकल स्टिक कर जाता है यहाँ पार्टिकल जब स्टिक कर जाएगा रॉड के एंड के साथ में, तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालनी है हमें किसके रिलेटिव निकालनी है, रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव निकालना है, ठीक है। लैंग्वेज जरा ठीक से समझना। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, ये रॉड का सेंटर है, इसकी वेलोसिटी चाहिए इस पॉइंट के रिलेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो ए है ये ग्राउंड के रिलेटिव कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी तो 0 थी। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ये वेलोसिटी इतनी है, ये हम निकाल रहे थे mv/m+m। तो ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, -mv/M+m के बराबर। तो कहाँ तक के पार्ट हो गए, सी पार्ट हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं डी पर। डी में पूछा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास सी बिफोर कोलिजन। तो अभी एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं वो बिफोर कोलिजन कितना है। तो उसके लिए फिर मैंने ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। पार्टिकल हिट करता है रॉड के एंड को परपेंडिकुलरली, ये क्वेश्चन नंबर 60 में जो सिचुएशन थी उसी का कंटिन्यूएशन है इस क्वेश्चन में। तो इसके कैलकुलेशन के लिए ना मुझे क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस एंड से सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या है, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी डिस्टेंस क्या है। तो उसका वाई कोऑर्डिनेट मैं निकाल रहा हूँ। उसके लिए जो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा वो लिखता हूँ जो कि हम पढ़ते हैं m1y1 + m2y2/m+m। तो इसमें स्मॉल m किसकी वेलोसिटी, किसका मास लिया है मैंने, पार्टिकल का, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास जो है yc, सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, ये डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये जो y कोऑर्डिनेट है yc, उसके लिए ओरिजिन मैंने ये लिया, तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, यानी कि y1 0। कैपिटल M, रॉड का सेंटर का मास कहाँ पर है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा L/2 के बराबर अपॉन m+m, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कितना होगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये इतनी आएगी, m/0 + m/L/2/m+m। तो जो डिस्टेंस है इस एंड से सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की, वो डिस्टेंस है m/L/2m+m के बराबर। इसकी ज़रूरत क्या है मुझे आगे कैलकुलेशन के लिए पढ़ने वाली है। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट पर। तो डी पर एंगुलर मोमेंटम पूछा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कोलिजन के पहले ही है, ध्यान रखना। तो कोलिजन के पहले तो रॉड का सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के रिलेटिव मूव नहीं कर रहा है, ना उसमें एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम लिखना बिफोर कोलिजन। तो कितना हो जाएगा वो, ध्यान से समझना, मास, अच्छा अभी मैं पार्टिकल का ही लिख रहा हूँ, तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का मैं लिख रहा हूँ किसके रिलेटिव, रॉड के सेंटर के रिलेटिव नहीं, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव, यानी कि इस पॉइंट के रिलेटिव। तो जब मुझे इस पॉइंट के रिलेटिव लीनियर मोमेंटम मिलेगा, फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा y से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू c इंटू ये डिस्टेंस y जो कि हमने अभी कैलकुलेट की थी। अब ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव, ये कितनी है इसको चेक करते हैं। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, m इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। जैसे वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b निकालना होता है, तो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b करते हैं, यानी जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिंपल हमें ये याद रखना है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है, कोलिजन से पहले v है, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कितनी है, mv/m+m, ये मैंने रख दिया, इनटू एंगुलर मोमेंटम के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, ये लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन है, और c से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये है, यानी पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, तो ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का, और ये डिस्टेंस कितनी है y। तो ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इससे कैलकुलेट करके हमको मिल जाएगा। तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। अब हम आ जाते हैं रॉड के एंगुलर मोमेंटम के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने थोड़ा साइड कर दी हैं स्पेस क्रिएट करने के लिए। अब हम निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड रिलेटिव टू सी। तो वो कितना होगा, पहले हमें लिखना होगा मास ऑफ द रॉड इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, यानी रॉड का सेंटर जो है a, उसकी वेलोसिटी जो c है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसके रिलेटिव, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस बार, लीनियर मोमेंटम में लिखा हूँ रॉड के सेंटर ऑफ मास का, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, वो डिस्टेंस होगी ये वाली, तो ये है L/2 माइनस वाई। ठीक है, दोबारा डायग्राम बना के समझाता हूँ। अच्छा मैं, जैसे ये रॉड है और ये पॉइंट ए रॉड का सेंटर है, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है C, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया ऑब्जर्वर। अब उस ऑब्जर्वर ने देखा कि C की वेलोसिटी, A की वेलोसिटी क्या है, तो A की वेलोसिटी उसने लिखी वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ C, तो A की वेलोसिटी तो जीरो है कोलिजन के पहले रॉड के, तो ये माइनस C ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इधर। अब लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मास ऑफ द रॉड इनटू वेलोसिटी जो कि निकाली हमने माइनस वी सी, तो डायरेक्शन तो हमने लेफ्ट में ले ली, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2 माइनस वाई के बराबर, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है L/2 है और इसको हम निकाल चुके हैं, ये वाई के बराबर थी। ठीक है, ध्यान से समझना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो छोटी छोटी सी बातें हैं, बड़ी बारीक चीज़ों को पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड रिलेटिव टू C, तो वी ए माइनस वी सी करना है, तो रॉड के पॉइंट ए की वेलोसिटी कोलिजन से पहले तो जीरो थी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं इनटू L माइनस वाई। तो जल्दी से कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या होगा इसका। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0 माइनस mv/m+m L/2, और y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये m इंटू L/2m+m। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं आगे फर्दर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर जो हमारे पास आता है वो ये आता है -m² कैपिटल MV इंटू L/2m+m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बढ़िया पार्ट था ये वाला। तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट ई पर। तो पार्ट ई क्या कहता है, पार्ट ई कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास C ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद देखो भाई, ये तो है रॉड, पार्टिकल यहाँ आके चिपक गया है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है C और रॉड का सेंटर है A, या रॉड का सेंटर ऑफ मास है A। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा, एक तो किसका, पार्टिकल का, प्लस फिर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका चाहिए होगा, रॉड का। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, y के बराबर, और मास पार्टिकल है का स्मॉल m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा स्मॉल m इंटू वाई स्क्वायर प्लस। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, फिर नए डायग्राम से बताते हैं। ये रॉड है, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है C। तो अगर C के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे इस एक्सिस के अबाउट, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, यानी m/L² प्लस ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये है L/2 माइनस वाई प्लस m इंटू L/2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। पार्टिकल और रॉड दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड कर देंगे तो सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में फिर थोड़ा फास्ट करूँगा, यहाँ पर फास्ट कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड के बराबर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये m इंटू वाई स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ गया, पार्टिकल का। क्यों आ गया, पार्टिकल यहाँ पर है और पार्टिकल की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, y के बराबर। रॉड के लिए हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी है, रॉड के सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू C पॉइंट से रॉड के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये जो डिस्टेंस है इसमें ये डिस्टेंस आएगी L/2 माइनस वाई के बराबर। तो L/2 माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया। ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये सारी वैल्यूज अगर हम रख दें तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और फर्दर आप कैलकुलेशन करेंगे। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन में तो जल्दी जल्दी ये सारा कुछ शो कर रहा हूँ आपको, इसे कैलकुलेशन करने में मुझे टाइम लगा है, आपको भी लगेगा। तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा m इंटू कैपिटल M प्लस 4m इंटू L²/12m+m। ये था पार्ट कौन सा, ई। अब आ जाते हैं पार्ट ई में ही, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वर्टिकल एक्सिस। अच्छा, टोटल कैलकुलेशन जो है इतना इसका हो गया है ना। अच्छा, ये वो वाली स्लाइड आ गई जिसमें मैंने खुद कैलकुलेशन किया था। तो अब हम आ जाते हैं पार्ट एफ पर।
पार्ट एफ ये है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है हमको सिस्टम की, तो इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लेंगे हम सबसे पहले। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पार्टिकल और रॉड दोनों को मिला के एक सिस्टम ले लिया, इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम mv पार्टिकल का, रॉड का इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, फाइनल दोनों मूव कर रहे हैं, तो रॉड प्लस पार्टिकल का मास m प्लस m और सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc, तो vc इक्वल टू mv अपॉन m प्लस m, ये हो गया आंसर। इसके बाद निकालना है हमको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद हमको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे। एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व है, ये हम पहले ही इस पर बात कर चुके हैं, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 में इसका डिस्कशन हो गया था, ठीक है, तो अभी इस पर बात नहीं करूँगा। तो अब हम इसमें जो चीज़ लिखना चाहते हैं उसके लिए इसको जरा मैं शिफ्ट करूँ, ये जगह ले रहा है, तो कितना आता है ये, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं हम, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। ये जो है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रही है सी से, प्लेन की परपेंडिकुलर है और सी से पास होती है, तो ये एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होगा mvy और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है y। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, पार्टिकल ऐसे आ रहा था, वेलोसिटी इसकी थी v और मास था m, तो mv मास इनटू वेलोसिटी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीनियर मोमेंटम की कितनी है y। चलो इस डायग्राम में यहाँ दिखा देता हूँ बना के एक और, ये है रॉड, पार्टिकल यहाँ से आ रहा था, उसकी वेलोसिटी थी v और मास था m, तो जो लीनियर मोमेंटम था पार्टिकल का वो ये था, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है, तो यहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई y के बराबर, ठीक है। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो गया है सिस्टम की सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनिशियल mvy। आफ्टर कोलिजन कितना है, आफ्टर कोलिजन हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC इंटू ओमेगा लिख देंगे। अब ये IC रॉड का या पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ये पूरे सिस्टम का है, जो कि इससे पहले वाले पार्ट में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसकी वैल्यू को मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा IC को, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाल लिया था, ठीक है। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, अब मैं ज़रा थोड़ा अपने आप को यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा mvy अपॉन IC। अब इसमें हमको y की वैल्यू भी पता है और IC भी पता है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू ये मैंने वैल्यू रखी mv फिर y और सबसे नीचे किसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, IC की, जो पहले हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसको कैलकुलेट करने पर ओमेगा की वैल्यू आती है 6mv अपॉन कैपिटल M प्लस 4m के बराबर, तो ये हुआ इसका आंसर, एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 61 फाइनली कंप्लीट हुआ। बड़ा क्वेश्चन है ये, और इसमें भी कैलकुलेशन मैंने बड़े फास्ट करके दिखाए हैं आपको, अदरवाइज अगर मैं पेपर पेन लेके इसको सॉल्व करने बैठूं और साथ साथ एक्सप्लेन भी करूं तो और टाइम लगेगा। तो चलिए फिर हम इसका डिस्कशन करते हैं यहीं पर कंप्लीट और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 की सिचुएशन को जरा हम पहले समझ लेते हैं क्या है। टू स्मॉल बॉल्स A and B each of mass m are joined rigidly by a light horizontal rod of length L. The rod is clamped at the center in such a way that it can rotate freely about a vertical axis through its center. तो एक्सिस वर्टिकल है, रॉड ऐसे रोटेट कर सकती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। द सिस्टम इज रोटेटेड विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द एक्सिस, ठीक है। ए पार्टिकल P of mass m kept at rest stick to the ball A as the ball collides with it. Find the new angular speed of the rod. तो इसमें जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि भाई एक है यहाँ पर रॉड, और रॉड के दोनों एंड्स पर एक एक बॉल है, हर एक बॉल का मास कितना है m है, ठीक है। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरह की है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है। रॉड थोड़ी टेढ़ी हो गई है हॉरिजॉन्टली है। लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड ऑफ लेंथ L, तो ये लेंथ कितनी है इसकी L/2, और यहाँ तक की लेंथ ये भी कितनी है L/2 के बराबर है, ठीक है।
द सिस्टम इज रोटेटेड विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। अबाउट द एक्सिस ए पार्टिकल पी ऑफ मास एम केप्ट एट रेस्ट स्टिक टू द बॉल ए, तो मैं मान लेता हूँ ये है बॉल बी और ये है बॉल ए, और बॉल ए के साथ में एक और बॉल का कोलिजन होता है, ठीक है। तो कोलिजन के ठीक पहले और कोलिजन के ठीक बाद मैं एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व करा देता हूँ, क्योंकि जो एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पर नहीं है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना लिखेंगे, मान लेते हैं I1 ओमेगा इक्वल टू I2 ओमेगा 2, या I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली जब ये रोटेट कर रही थी तब कितना है, तो जो पार्टिकल है m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर, जो पार्टिकल है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी l बाई टू, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l बाई टू का स्क्वायर। और ऐसे दो पार्टिकल हैं तो 2 इंटू एम एल बाई टू का होल स्क्वायर, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, जब पार्टिकल उसके साथ स्टिक कर जाता है तो m इंटू एल बाई टू का स्क्वायर। ऐसे कितने पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल हो गए, तो तीनों का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3 इंटू एम एल बाई टू का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो अब इसमें क्या बचेगा भाई, यहाँ से बचता है 2m और एल स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 3 इंटू एम एल स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा डैश, ओमेगा डैश। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, इससे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर उड़ा दो, m से m उड़ा देते हैं, 4 से 4 उड़ा दिया, तो ओमेगा डैश हो जाता है। अच्छा ओमेगा कहाँ गया, यहाँ का ओमेगा भी तो था नहीं, चलिए ओमेगा और ये ओमेगा, तो सॉल्व करने पर ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाती है 2 ओमेगा बाई 3 के बराबर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये हमने अप्लाई किया इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है 61 के कंपैरिजन में, लेकिन सारे क्वेश्चन इतने सिंपल आगे नहीं मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 63 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या सिचुएशन है इसको हम समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में हो ये रहा है कि 2 स्मॉल बॉल्स A एंड B each of mass m are joined rigidly to the ends of a light rod of length L as shown in figure. The system translates on a frictionless horizontal surface with velocity v0 in a direction perpendicular to the rod. तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है इस क्वेश्चन की। एक तो ये है कि सिस्टम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, यानी कि रॉड इस तरह से है, ऐसी वर्टिकल नहीं है। दूसरा ये है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, यानी कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। और जो वेलोसिटी है वो कितनी है, दोनों बॉल की v0 के बराबर है, और जो वेलोसिटी है वो रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ए पार्टिकल p ऑफ मास m केप्ट एट रेस्ट ऑन द सरफेस स्टिक्स टू द बॉल a एज द बॉल कोलाइड्स विद इट। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि ये जो बॉल A है इसके आगे पॉइंट P पर एक और बॉल रखी हुई है जो कि आइडेंटिकल है, और वो रखी हुई है पॉइंट P पर। ये बॉल A उसके साथ कोलाइड होती है, ठीक है, और कोलिजन के बाद वो स्टिक कर जाती है। बॉल A उस पॉइंट P पर रखी हुई बॉल के साथ में स्टिक कर जाती है। तब हमको कैलकुलेट करना है कि द लीनियर स्पीड ऑफ बॉल A एंड B आफ्टर द कोलिजन, ये है पार्ट A। पार्ट B में पूछा है द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ C, सेंटर ऑफ मास C ऑफ द सिस्टम A प्लस B प्लस P, यानी कि दोनों बॉल जो A और B पर हैं वो, और जो पॉइंट P पर बॉल रखी हुई थी वो वाली बॉल भी इंक्लूड करना है। और C में निकालना है द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम अबाउट C आफ्टर द कोलिजन, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको एंगुलर स्पीड और निकालनी है, ठीक है, एंगुलर स्पीड और निकालनी है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो चलिए ज़रा इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो सबसे पहली सिचुएशन है, पहले तो मैं वही बना लेता हूँ कि ये है रॉड जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, और ये है रॉड A और दूसरी रॉड है, सॉरी ये है पार्टिकल A जो कि इसके एक एंड के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा पार्टिकल है B जो रॉड के दूसरे एंड के साथ में कनेक्टेड है। दोनों की वेलोसिटी दी हुई है, ये भी v0 वेलोसिटी से जा रहा है, पार्टिकल A भी मूव कर रहा है v0 वेलोसिटी के साथ में,
और इसके आगे एक पार्टिकल रखा हुआ है पॉइंट P पर और उसका कोलिजन होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि जस्ट बिफोर कोलिजन की ये सिचुएशन है, तो ये मैंने मास m का ही एक और पार्टिकल P भी बना लिया, जो कि इनिशियली कैसा है, कोलिजन से पहले रेस्ट में है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये सिचुएशन है जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन है। अब हमसे पूछा ये है, अच्छा एक और इसमें कंडीशन दी है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि द लाइट रॉड विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बॉल बी ओनली अलोंग इट्स लेंथ, यानी कि अगर रॉड का मास नेग्लिजिबल है, लाइट रॉड है, तो जो फोर्स लगाएगी वो केवल लेंथ के अलोंग लगाएगी, यानी कि लेंथ के परपेंडिकुलर रॉड फोर्स नहीं लगाएगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि इस क्वेश्चन को जो पहला पार्ट है उसका, वो तो हम केवल एक दो स्टेप में ही सॉल्व कर सकते हैं कि अगर रॉड ने बॉल बी पर अपनी लेंथ के अलोंग कोई फोर्स नहीं, लेंथ की परपेंडिकुलर अगर कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, लाइट रॉड विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बॉल बी ओनली अलोंग इट्स लेंथ, यानी कि ये ऐसे में फोर्स लगाएगी, लेंथ के अलोंग फोर्स लगाएगी, इधर फोर्स नहीं लगाएगी। इसलिए जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल बी की वेलोसिटी v0 है और v0 ही रहेगी, क्योंकि बॉल बी की वेलोसिटी कैसी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर जस्ट आफ्टर कोलिजन कोई फोर्स नहीं लगा, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बी की वो कांस्टेंट ही रहने वाली है, और जो ए है इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज होगी। तो अगर रॉड केवल फोर्स अपनी लेंथ के अलोंग लगाती है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम केवल ए और जो बॉल पी पॉइंट पर रखी हुई है, इन दोनों बॉल का मिला के ही लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल ए का इनिशियल लीनियर मोमेंटम में लिखूँ mv0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ज़ीरो लीनियर मोमेंटम में किसका लिखता हूँ, ज़ीरो लिखा मैंने बॉल पी का, ठीक है। इसके बाद दोनों स्टिक कर गई परफेक्टली, इनलास्टिक कोलिजन हुआ है, क्योंकि कोलिजन के बाद दोनों बॉल स्टिक कर जाती हैं। तो टोटल मास हो जाएगा 2m, और स्पीड कितनी हो गई इसकी, va मैं लिख देता हूँ इसकी, va के बराबर। तो va कितना आ जाएगा, v0/2। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल ए की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, v0/2, और बॉल बी की वेलोसिटी सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा चेंज उसमें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रॉड ने कोई फोर्स ही नहीं लगाया जिससे कि बी की वेलोसिटी में कोई चेंज आए, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि रॉड अगर मासलेस है तो वो लेंथ के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। अगर लेंथ के अलोंग फोर्स नहीं लगा रही है तो लेंथ की परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है बी की, उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका एक छोटा सा तरीका इसे सॉल्व करने का, और वो छोटे तरीके में हमें किस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, हमने हिंट को यूज़ किया जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अब हम अगर प्रॉपर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा के सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उसी मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो देखो कि अगर हम ए बी और पी तीनों को मिला के एक सिस्टम ले लें, ए प्लस बी प्लस पी, टेकिंग एज सिंगल सिस्टम, टेकिंग एज वन सिस्टम, इनको मिला के मैंने एक सिंगल सिस्टम ले लिया है। अगर इन तीनों को मिला के एक सिंगल सिस्टम ले लिया है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। सेंटर ऑफ मास मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने वाला हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है, इस सिस्टम पर। तो सेंटर ऑफ मास का मैं वाई कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, किसके रिलेटिव निकालता हूँ, ए के रिलेटिव। तो ए को मैंने मान लिया ओरिजिन, और ये मैंने लिखा YCM इक्वल टू मास बॉल ए का, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना 0, क्योंकि ओरिजिन मैंने यहीं लिया, प्लस m इंटू 0, ये मैंने किसके लिए लिखा, वाई कोऑर्डिनेट बॉल बी पी के लिए लिखा, उस बॉल के लिए लिखा जो कि इनिशियली रेस्ट में है, और ये किस पॉइंट पर है, पॉइंट पी पर है, ठीक है। तो m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस जो ऊपर वाली बॉल है उसका मास m, और उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, l के बराबर, जो कि रॉड की लेंथ है, मैं स्मॉल l लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में कैपिटल L दिया है, m इंटू एल डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो वो जाएगा 3m। तो सेंटर ऑफ मास आता है YCM इक्वल टू L/3 पर, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया यहाँ भाई कि ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है रॉड की, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये है सेंटर ऑफ मास, और ये कितनी डिस्टेंस पर है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है L/3 पर। तो जो बॉल बी है वो सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगी, वो हो जाएगी 2L/3 पर, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई। अब मैं यहाँ से इसको
हटा देता हूँ। अब मैं कंजर्व कर रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। अपनी पोजीशन को ज़रा शिफ्ट करूँ जिससे कि कैलकुलेशन करने के लिए मुझे स्पेस मिल जाए। तो मैंने लिखा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की मैं इक्वेशन लिखूँगा अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में कंजर्व कराने वाला हूँ। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखें? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, पहले मैं लिखता हूँ नीचे वाली मतलब बॉल ए का। तो बॉल ए का मास m, इसकी वेलोसिटी कितनी है v0। ये तो हुआ इसका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास से? l/3 के बराबर। तो mv0 इंटू l/3 ये इसका एंगुलर मोमेंटम आया। इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है एंगुलर मोमेंटम का वो है एंटी क्लॉकवाइज, या डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, प्लेन के आउटवर्ड होगी। ठीक है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट से आप निकाल ही सकते हो। अच्छा, इसके बाद जब हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम बॉल बी का, तो उसका लीनियर मोमेंटम है mv0 एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2l/3 और इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। अब देखो एंगुलर मोमेंटम में एक टर्म क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों में से किसी एक को हमें नेगेटिव लेना होगा। तो मैं क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव लूँगा, एंटी क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव। अब एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखें बॉल P का, जो पॉइंट P पर थी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम 0 है क्योंकि उसका लीनियर मोमेंटम ही 0 है, उसकी वेलोसिटी ही 0 है। ठीक है। अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ, ये जो सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक्चुअली ग्राउंड पर है। ये पॉइंट मैंने कहाँ पर लिया है? ये रॉड पर नहीं है, ये है तो यहाँ से l/3 डिस्टेंस पर, लेकिन मैंने लिया कहाँ पर? ये ग्राउंड पर लिया है। ठीक है, नहीं तो आप कहें कि सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव तो जो बॉल P पॉइंट पर रखी हुई है उसमें वेलोसिटी होगी, तो ओबियसली सेंटर ऑफ मास अगर मैं रॉड पे लूँगा तो उस बॉल की भी वेलोसिटी आएगी। बट आई हैव टेकन दिस पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ l/3 फ्रॉम पॉइंट A ऑन द ग्राउंड, राइट। सो mv0 l/3, mv0 2l/3 इतना हो गया। अब मैं इसको लिख लेता हूँ ये वाला एंगुलर मोमेंटम प्लस और इसको माइनस इक्वल्स टू। अब लिखना है फाइनल एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में दो टर्म आनी चाहिए, एक होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक होगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं। तो वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन की 0। तो यहाँ पर केवल बचेगा I ओमेगा, I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉल A का मैं लिखूँ तो बॉल A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/9, क्योंकि सेंटर ऑफ मास या जिस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं वहाँ से इसकी जो बॉल की डिस्टेंस है वो कितनी है? l/3 के बराबर है। सिमिलरली जो बॉल स्टिक की है आफ्टर कोलिजन इसके साथ में, जो कि पॉइंट P पर थी, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही आएगा ml²/9। तो उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। m इंटू l/3 का होल स्क्वायर है ये, इसलिए l²/9 हो गया। प्लस अब मैं लेता हूँ बॉल जो कि 2l/3 डिस्टेंस पर है, बॉल B। तो मास m और उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर ये हो जाएगा 4l²/9। सो दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। अब ये जो ओमेगा है ये भी क्लॉकवाइज ही आने वाला है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके ओमेगा चेक कर लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ रही है। तो ये मैंने सॉल्व किया इसको, तो mv0 2l/3 और ये है mv0 l/3 विथ नेगेटिव साइन, तो ये बचेगा mv0 l/3 ओनली। और राइट साइड में ml² को कॉमन ले लें अगर हम, तो क्या बचता है 2/9 प्लस 4/9, यानी ये हो जाएगा 6/9। और 6/9 को लिख सकते हैं 2/3 इंटू ओमेगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और m से m कैंसिल हो गया, स्क्वायर से एक l उड़ा देते हैं। तो यहाँ फाइनली ओमेगा की वैल्यू जो बचती है हमारे पास ये आएगा v0/2l। ठीक है, तो एंगुलर स्पीड इसकी आ गई है v0/2l, जो कि हमसे पूछा किस में था?
पार्ट सी में पूछा था, ठीक है। तो ये पार्ट सी का आंसर पहले आ गया है V0/2L। और ये पार्ट सी का आंसर मैं क्यों निकाला हूँ पहले, इसलिए निकाला हूँ क्योंकि मुझे पार्ट ए सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत है। क्वेश्चन में जो हिंट दिया है मैं पहले ही बता चुका हूँ, उस हिंट को इस्तेमाल करके हम बगैर ओमेगा निकाले डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आपको लेके चल रहा हूँ कि अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूँ तो ओमेगा आ गया मेरे पास। अब मैं वेलोसिटी लिखने वाला हूँ ए और बी की। तो बॉल ए की वेलोसिटी अगर मैं लिखूँ, वेलोसिटी ऑफ बॉल ए जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन वाली कंडीशन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो देखो इसमें आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास। हर एक पार्टिकल की या किसी भी बॉडी की जो टोटल, किसी भी पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी लिखना है तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास पर अगर ऑब्जर्वर बढ़ जाए तो उसकी वेलोसिटी जो आएगी उसको वो ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा, या जो भी एंगल आ रहा होगा उनके बीच में। तो यहाँ पर इस केस में देखो कि जैसे ये है रॉड और ये वाली बॉल है ए, तो सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर है, ये सेंटर ऑफ मास L/3 पर है। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो, अच्छा अभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और निकालनी बाकी है, तो वो और मैं निकाल लेता हूँ। तो अब मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mv0 बॉल ए का प्लस mv0 बॉल बी का। पी पॉइंट पर जो बॉल थी उसका तो कोई लीनियर मोमेंटम था नहीं क्योंकि वो रेस्ट में थी। इसके बाद पूरे सिस्टम का मास मिलके हो गया है 3m इंटू VCM। तो सॉल्व करने पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ गई है, VCM इक्वल टू 2V0/3। वेलोसिटी आई 2V0/3 के बराबर। तो ये आंसर आ गया पार्ट बी का, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में आंसर आ रहे हैं। हालांकि मैंने आपको मैं फिर रिमाइंड करा दूं, क्वेश्चन में जो हिंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तो पार्ट ए का आंसर कैसे आएगा। अभी मैं जो सॉल्व कर रहा हूं मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आपको एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूं। तो VCM इक्वल टू 2V0/3 आ गया। अब किसी भी बॉडी की जो टोटल वेलोसिटी है या किसी भी पॉइंट की जो टोटल वेलोसिटी है वो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो बॉल बी को बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी और वो कितनी है 2V0/3, ठीक है। तो VCM को मैं अलग लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस क्योंकि मुझे चाहिए होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ VCM जो हमने कैलकुलेट किया है, VCM इक्वल टू 2V0/3। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि पार्ट बी का आंसर हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। ये लिख दिया मैंने 2V0/3 VCM। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए ज़रा, 2V0/3 ये किसकी वेलोसिटी लिख दी मैंने, ये मैंने वेलोसिटी लिख दी है ए की, ठीक है। लेकिन ये अभी ए की टोटल वेलोसिटी नहीं है, उसके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट है। अच्छा अभी मैं जो डायग्राम बना रहा था उसको मैं फिर दिखाता हूँ। ये है ए और एंगुलर वेलोसिटी कैसी आई है इसकी, क्लॉकवाइज रॉड की। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो ए की जो टोटल वेलोसिटी होगी वो होगी VCM और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आने वाली है वो होगी ओमेगा L/3 के बराबर। लेफ्ट साइड इसमें लिया क्योंकि ओमेगा क्लॉकवाइज है। तो ये सेंटर ऑफ मास पे अगर ऑब्जर्वर बढ़ जाए तो उस ऑब्जर्वर के लिए बॉल ए L/3 रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव वो आएगी ओमेगा L/3। तो ग्राउंड के रिलेटिव टोटल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो हो जाती है VCM माइनस ओमेगा L/3। तो VCM तो मैंने यहाँ लिख लिया है, तो 2V0/3 माइनस ओमेगा L/3। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2V0/3 माइनस ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी है, ये V0/2L। तो V0/2L इंटू L/3।
तो L से L कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2v0/3 माइनस v0/6, 2v0/3 माइनस v0/6 ये बचा। इसको अगर हम सॉल्व कर दें, ठीक है, तो ये बचेगा v0/2। तो उसको सॉल्व करने पर ये आ जाता है v0/2 के बराबर। तो ये वेलोसिटी किसकी आई है? ए की वेलोसिटी v0/2। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन अगर हम बनाएं और अगर हम उस हिंट को भी यूज़ ना करें जो कि उसमें गिवन था क्वेश्चन में, तो ये इसका आंसर है। हालांकि नीचे मैंने लिखा हुआ है तो छोटे में ये लेटर में दिख नहीं रहा होगा, तो मैं सारी चीज़ हटा के और फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बॉल ए जस्ट आफ्टर कोलिजन कितनी हो गई? अब VA सॉल्व होने के बाद आ गया है v0/2, जस्ट आफ्टर कोलिजन है ये। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है B की, तो B की वेलोसिटी के लिए फिर मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूं कि ये बना ली मैंने रॉड और ये है इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VCM। तो इस एंड पर है बॉल B, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी है? क्लॉकवाइज सेंस में है। तो B के पास एक तो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की VCM, बाय डिफॉल्ट होगी है, और सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव एक टर्म और आएगी, वो आएगी ओमेगा R यानी कि जिस रेडियस पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये घूम रहा है वो रेडियस क्या है? वो रेडियस है 2L/3। तो उसको लिखा मैंने 2L/3, 2L/3। अब ये वैल्यूज रखते हैं, तो VCM कितना है? VCM सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो है 2v0/3। तो 2v0/3 प्लस 2v0/3 प्लस ओमेगा इंटू 2L/3। ओमेगा कितना आया था? ओमेगा आया था v0/2L, तो v0/2L इंटू 2L/3। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो L से L कैंसिल हो जाएगा, ये बचता है 2v0/3 प्लस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, v0/3। तो सॉल्व करने पर ये आ जाता है सिंपली v0। तो बॉल B की वेलोसिटी सॉल्व करने के बाद कितनी आ जाती है? v0 के बराबर आ जाती है, ठीक है। ये v0/3 था, v0, राइट। तो ये हमने एक तरह से पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल दिया। अब मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा के जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है प्रॉपरली, तो उसमें हुआ ये कि रिवर्स ऑर्डर में आंसर आए, यानी कि पहले पार्ट सी का आंसर आया। पार्ट सी का आंसर क्या आया? हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया तो ओमेगा निकल आया। इसके बाद हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराया तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आई, और बाद में पार्ट ए के आंसर आया, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं अगर इस जो ये हिंट दिया है, इस वाले हिंट को अगर मैं डायरेक्ट यूज़ करूं, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर मैं इस हिंट को डायरेक्ट यूज़ करूं तो बॉल B पर रॉड की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगा, तो इसकी वेलोसिटी कोलिजन के पहले भी v0, बाद में भी v0। और अगर रॉड से कोई भी फोर्स लेंथ के अलॉन्ग नहीं लगा है, ठीक है, और सॉरी लेंथ के अलॉन्ग अगर कोई फोर्स लगता है केवल लेंथ के अलॉन्ग, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं लगा है रॉड से, तो इन दोनों बॉल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उससे तुरंत सॉल्व होके v0/2 इसकी वेलोसिटी निकल आएगी। तो मेरे ख्याल से हमने सफिशिएंट डिस्कशन इस क्वेश्चन पर कर लिया है। इसका डिस्कशन करते हैं हम यहीं पर फिनिश। इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में होता है, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, तो उसको मैं फर्दर डिस्कस कर लूँगा। अगर कोई बहुत ही डिस्कशन वाली कोई इन डेप्थ कोई चीज़ अगर आपने पूछी होगी तो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 64, और क्वेश्चन नंबर 64 की सिचुएशन को रीड करते हैं हम। सपोज द रॉड विद द बॉल्स A and B of the previous problem is clamped at the center in such a way that it can rotate freely about a horizontal axis through the clamp। तो चलो ज़रा ये जो सिचुएशन है इसमें एक रॉड बना लेता हूँ मैं। तो ये मैंने बना ली है एक रॉड,
ठीक है। अब ये वाली जो रॉड है ये कैसी क्लैंप्ड है, ये रॉड है और ये है क्लैंप्ड। तो एक क्लैंप भी दिखने लगे, क्लैंप जैसी चीज़ भी हम इसमें फिट कर देते हैं। तो ये बना दी हमने, यहाँ से मान लिया ये रॉड जो है क्लैंप्ड है। ठीक, ये इसमें लगा दिए हमने क्लैंप। क्लैंप का कलर चेंज करें क्या? चलो ये है क्लैंप यहाँ पर। ठीक, अच्छा अब हुआ क्या फिर, जो बॉल थी वो भी कनेक्टेड है, तो बॉल जो है हम जरा हाथ से बना लेते हैं। तो एक बॉल बना ली हमने ये, ठीक, दूसरी वाली बॉल है ये, इसको नाम दिया हमने बॉल बी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। और ये कौन सी है? बॉल ए। द सिस्टम इज केप्ट एट रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ए पार्टिकल P of the same mass M is dropped from a height h on the ball B. अच्छा, इसमें ना इनिशियल पोजीशन ये नहीं हुई, इनिशियल पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी मुझे रॉड की। इनका कहने का मतलब है कि ये इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। तो बॉल कोलिजन किसके साथ होता है? ए पार्टिकल P of same mass M is dropped from the height h on the ball B. तो मान लेते हैं ये है बॉल बी यहाँ पर, ठीक है, बॉल बी यहाँ पर है। और जो ए थी बॉल उसको ले जाते हैं हम और ये है बॉल ए। और जो ड्रॉप हुआ है वो किस पर ड्रॉप किया गया है? एच हाइट से जो ड्रॉप किया है एक और पार्टिकल, और उसका मास कितना है? सेम है। ए पार्टिकल P ऑफ द सेम मास M इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h ऑन द बॉल B। तो ये मैंने मान ली कि हाइट कितनी है? h है, और एक और पार्टिकल को ड्रॉप किया यहाँ से। मास कैसा है? सभी का सेम है। अच्छा, अब क्या हुआ फिर? द पार्टिकल कोलाइड्स विद B एंड स्टिक्स टू इट। तो ये पार्टिकल जो है मास m का, ये वाला पार्टिकल यहाँ से नीचे आता है और हिट करने के बाद B के साथ में स्टिक कर जाता है, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है। द पार्टिकल कोलाइड्स विद B एंड स्टिक्स टू इट। पार्ट ए है ये, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑन द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन। एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन। B, what should be the minimum value of h so that system makes a full rotation after collision? इसमें ये मेंशन नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम हमें किसके अबाउट निकालना है। तो अब मेंशन नहीं है तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो क्लैंप जहाँ से किया है हम उसी के अबाउट निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट क्लैंप कितना होगा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, देखो रॉड और पार्टिकल का तो जीरो है, ए और बी पार्टिकल और रॉड का तो जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम होगा किसका? इस वाले पार्टिकल का होगा। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कोलिजन से ठीक पहले मैं मान लेता हूँ v0 के बराबर है। जब इसका कोलिजन होने वाला था यहाँ पर, तो कोलिजन से ठीक पहले मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है? v0 है, और mv0 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लैंप से कितनी हो जाएगी? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लीनियर मोमेंटम की, ये डिस्टेंस है l/2, तो mv0 इंटू l/2। ये एंगुलर मोमेंटम है जस्ट बिफोर कोलिजन, और जस्ट आफ्टर कोलिजन भी यही रहेगा। अबाउट क्लैंप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है सिस्टम का, क्योंकि इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। ठीक है, किसके अबाउट? क्लैंप के अबाउट। तो क्लैंप के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो जितना इनिशियल है उतना ही जस्ट आफ्टर कोलिजन फाइनल भी होगा। तो आंसर पहले पार्ट का यही हो जाएगा।
अब इसमें वी नॉट क्या होगा, तो मान लो बॉल अगर एच हाइट से गिराई जाती है तो उसकी वेलोसिटी काइनेमेटिक्स से हम निकाल सकते हैं, वी नॉट की वैल्यू होगी √2gh। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ √2gh। क्या किया है हमने इसमें, सॉल्व कैसे किया होगा इसको, वही v² = u² + 2gh वाला फॉर्मूला लगा के। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल L = ये हो जाएगा m √2gh × L/2, और सिंप्लीफाई कर दें फर्दर तो ये बन जाएगा m × L × √gh अपॉन √2 के बराबर। तो ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछा है इसमें, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एंगुलर, अच्छा फर्स्ट पार्ट में एंगुलर स्पीड भी पूछी, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम। तो एंगुलर स्पीड निकालने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं क्लैम्प के अबाउट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, ये है m L √gh अपॉन √2। ये कोलिजन के ठीक पहले है, कोलिजन के ठीक बाद में भी यही होगा, लेकिन इसमें ओमेगा नहीं आ रहा है, तो मुझे ओमेगा लाना है, इसलिए अब मैं इसको लिखूंगा आई ओमेगा वाली टर्म में। तो एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन हो जाएगा आई ओमेगा। आई में तीनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो m × पार्टिकल A एक्सिस ऑफ रोटेशन से L/2 डिस्टेंस पर है, तो L/2 का स्क्वायर प्लस पार्टिकल B और जो उसके साथ स्टिक किया है दोनों की डिस्टेंस भी L/2 ही है, तो 2m × L/2 का स्क्वायर। ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इनटू एंगुलर वेलोसिटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये बन जाएगा m L √gh अपॉन √2 इक्वल्स टू, ये पूरा सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3m L² / 4 × ओमेगा, इतना हुआ। और ओमेगा, अच्छा अब ये बुक में किस फॉर्म में दिया है एंगुलर स्पीड, ये दी हुई है √8gh/3l। तो बिल्कुल हम इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो m से तो m कैंसिल होगा, एक L भी कैंसिल हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पर, तो 4 अपॉन √2 √gh अपॉन एक L भी आएगा, तो 3l = ओमेगा, और सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा 2√2। 2√2 को अगर हम अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा √8gh अपॉन 3l। ये आ गया सॉल्व होके ओमेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है, √8gh अपॉन 3l के बराबर। अब निकालना है हमको b, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ h सो दैट सिस्टम मेक्स ए फुल रोटेशन आफ्टर कोलिजन। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने के लिए, उसकी इक्वेशन लिखने के लिए मुझे चाहिए और स्पेस। तो मैं ज़रा अपने आप को करता हूँ यहाँ से शिफ्ट, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन। तो कोलिजन के ठीक पहले मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0 के बराबर है, और कोलिजन के बाद कितनी हो जाती है। अच्छा, इसमें h का आंसर हमें किसकी टर्म्स में देना है, l की टर्म्स में देना है, ठीक है। तो ये जो रॉड थी, मैं समझा देता हूं पहले, फिर कैलकुलेशन करूंगा। अब सिस्टम सिचुएशन ये कि ये जो बॉल है कोलिजन हो चुका है, इसके पास भी एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है, इसके पास भी आ चुकी है। अब जब ये घूमना शुरू करेगी तो जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं है। मेन समस्या है जब ये 2m मास वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन ज़्यादा होगा। तो अगर ये जो 2m मास वाला पोर्शन है ये घूम के अगर मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गया तो फिर सर्कल कंप्लीट हो जाएगा रॉड का, तब फिर इसे कोई नहीं रोक पाएगा।
तो मैं वही कंडीशन लेके सॉल्व करता हूँ कि इनिशियल कंडीशन तो ये दिख ही रही है, और फाइनल पोजीशन में बनाता हूँ। फाइनल पोजीशन में रॉड की पोजीशन ये है कि ऊपर मास कितना है 2m और नीचे कितना है m, और ये है क्लैंप। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल मैं ले लेता हूँ इस पोजीशन को, यानी कि इस वाली पोजीशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, इसके ऊपर पॉजिटिव होगी, इसके नीचे नेगेटिव होगी। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई की वैल्यू कितनी होगी, तीनों पार्टिकल का डिस्टेंस l/2 है, तो इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हाफ। आई हो जाएगा मास 3m और डिस्टेंस है l/2 तीनों पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो 3m इंटू l/2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इसके बाद इस वाली पोजीशन पर या 2m जब ऊपर पहुंच जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2m की हो जाएगी 2mg इंटू l/2 पॉजिटिव, माइनस m इंटू जी l/2। ये माइनस किसके लिए लिखा है मैंने, माइनस लिखा है इस पार्टिकल के लिए, क्योंकि रेफरेंस लेवल यहाँ पर था, इससे नीचे आ गए हम, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और इसकी पॉजिटिव है। ठीक है, इतना कर दिया। अब इस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, तो प्लस काइनेटिक एनर्जी हम लिख देते हैं हाफ, आई कितना है, आई है 3m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना पहले था उतना ही अब होगा। लेकिन अब हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे कितनी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी में मुझे कंडीशन ये निकालनी थी, क्वेश्चन में कंडीशन ये निकालनी थी कि ये जस्ट यहाँ तक पहुँच जाए, यानी सर्कल कंप्लीट कर ले। तो मैं क्रिटिकल कंडीशन या लिमिटिंग कंडीशन मान के चल रहा हूँ कि ये 2m वाला यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी 0 से जस्ट ज़्यादा है। अब 0 से जस्ट ज़्यादा क्या होता है ये तो हम बता नहीं सकते, तो मैक्सिमम केसेस हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जस्ट यहाँ पर आके रुका है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कितनी लिख दूंगा 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी कर दी मैंने 0 कर दिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन में राइट साइड में काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख दिया है 0। कब लिखा है, जब रॉड वर्टिकल हो जाती है और 2m ऊपर है m नीचे है। तो इस समय हमारे को रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन क्या है ये, अच्छा काइनेटिक एनर्जी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा था, ओमेगा नहीं लिखा था, तो ये है ओमेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, चलो भाई अब कैलकुलेशन हो जाए जरा, तो 1/2 इंटू 3m, l/2 का होल स्क्वायर था तो ये l²/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2mgl/2 माइनस mgl/2, तो ये बचेगा mgl/2। तो अब ये 1/2 से ये 2 उड़ा दिया, m से m उड़ा दिया, l से इसका स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो ये बचता है 3 ओमेगा²/4 इक्वल टू g। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। अब तो स्पेस चाहिए भाई मुझे, और तो मैं क्या करूँ, ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ यहाँ से, और अब ये जो 3/4 ओमेगा² इक्वल टू जी आया है, ये वाली वैल्यू को मैं लेके चलूँगा ऊपर, और ये जो ओमेगा है इसको खिसका देते हैं हम, थोड़ा ऊपर रख कर देते हैं, तो 3/4 ओमेगा², ये होगा 8gh/9 l² इक्वल टू g के बराबर। तो g से g उड़ गया, और 3l तो 9l² हो गया, ये एक l और मिसिंग है भाई,
हाँ, ये ओमेगा स्क्वायर एल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एल था, तो 3/4 ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, तो ये एल हमने लिखा इक्वल टू जी। तो इस एल से नीचे का एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आता है 2/3 h/l इक्वल टू 1। तो h की वैल्यू आती है 3l/2। तो इसका आंसर आया सॉल्व करने पर h का 3l/2, और यही आंसर हमको दिया हुआ है बुक में भी। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या है कि मैंने भी भाई स्टेप बाय स्टेप ना सोचते समझते हुए ही सॉल्व किया हुआ है, पहले से मेरा सॉल्व किया हुआ था नहीं, तो इसलिए थोड़ा मैं खुद भी इन्वॉल्व हो गया इसको सॉल्व करने में। हालांकि फाइनल आंसर हमारे पास वही आए हैं जो कि बुक में दिए हुए हैं। तो h इक्वल टू कितना है 3l/2, और इस तरह से इस क्वेश्चन का हुआ डिस्कशन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 65. Two blocks of masses 400 gram and 200 gram are connected through a light string going over a pulley which is free to rotate about its axis. तो इसमें जो सिचुएशन है उसको एक डायग्राम में हम दिखा सकते हैं इस तरह से कि एक पुली है और दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, एक का मास है 400 ग्राम, एक का है 500 ग्राम के बराबर, ठीक है। अच्छा, और इसमें द पुली हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ याद रखो कि अगर किसी क्वेश्चन में पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, इसका मतलब है कि पुली रोटेट करेगी। तो इसमें जो पुली है ये रोटेट करती है। अगर ये एक ब्लॉक नीचे जाएगा, एक ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो स्ट्रिंग उसके पुली के ऊपर से जब पास होगी तो स्ट्रिंग के और पुली के बीच में यानी फ्रिक्शन है, और स्ट्रिंग पुली के ऊपर से स्लिप नहीं होती है, और वो पुली को क्या करती है, रोटेट कराती है, उसको टॉर्क देती है, ठीक है। ये लेके हमको सॉल्व करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, इसका मतलब ये है कि पुली रोटेट करेगी, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, द पुली हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज 400 ग्राम ब्लॉक फॉल्स थ्रू 50 सेंटीमीटर एंड बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स एट दिस इंस्टेंट। तो जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, उसको तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकाल देंगे। काइनेटिक एनर्जी में जो गेन होगा वो किसकी कॉस्ट पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्ट पे। सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस होगा उतना ही सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लिख लेते हैं। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक ब्लॉक जाता है नीचे, ये 500 ग्राम नहीं है, इसका मास कितना है, एक है 500 ग्राम और एक है 200 ग्राम। तो इसको मैं थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पर। ये है यहाँ 400 ग्राम होगा, और जो ये वाला है ब्लॉक, इसका मास होगा 200 ग्राम के बराबर। तो 400 ग्राम वाला जो ब्लॉक है ये नीचे आता है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, और जो 200 ग्राम वाला है वो उतना ही डिस्टेंस ऊपर मूव करेगा जितना कि 400 ग्राम नीचे आया है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, ठीक है। तो टोटल जो लॉस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वो हम लिखते हैं, एंड दैट लॉस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, किसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखी 400 ग्राम की। इसमें मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है mgh के बराबर, और मास कितना है इसका 0.4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर, और कितनी डिस्टेंस इसने मूव की है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को हमने लिख लिया 0.5 मीटर के बराबर, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इतना लॉस हुआ किसके, 400 ग्राम वाले के। लेकिन इसी के साथ 200 ग्राम का जो पार्टिकल है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गेन भी हुआ है, तो उसके गेन को भी हम लिख लेते हैं। तो टोटल लॉस कितना हुआ, ये इसका लॉस 400 ग्राम वाले का और इसका गेन,
तो टोटल लॉस इतना आता है, सब्ट्रैक्ट किया इसको, ये किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी में गेन के। लेकिन कुछ 2 ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इतना डायरेक्ट शायद उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो ऐसा समझ सकते हैं, मैं डायग्राम से समझाता हूँ इसको, कि ये पुली है। आप ऐसा अज्यूम कर लो कि इनिशियली दोनों ब्लॉक कैसे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, ठीक है। ये 400 ग्राम और ये है 200 ग्राम, दोनों कैसे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। और यहीं पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल ले लो, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। इसके बाद 400 ग्राम वाला ये नीचे आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 सेंटीमीटर, एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल डिस्टेंस मूव्ड बाय 200 ग्राम ब्लॉक इज ऑल्सो 50 सेंटीमीटर बट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखी तो वो तो 0 है सिस्टम की, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो भी 0 है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस लेवल इसी को ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इक्वल टू। अब हम यहाँ पर आ गए, तो जब हम यहाँ पर आए हैं तो इसकी जो 400 ग्राम वाला जो ब्लॉक है इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी -0.4, मैं केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, 0.4 इंटू जी, और जो डिस्टेंस मूव की है वो 0.5 लिख लेते हैं, 0.5 मीटर। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी इस समय 200 ग्राम वाले पार्टिकल की वो पॉजिटिव होगी क्योंकि रेफरेंस लेवल से ऊपर चला गया है, तो ये होगा प्लस 0.2 या 0.2 लिख लेते हैं, 0.2 इंटू जी इंटू 0.5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो उस काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख लिया डेल्टा के। इसमें किस किस की काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, इसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है दोनों ब्लॉक की प्लस पुली की। तो डेल्टा के इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा के इक्वल टू आ जाएगा 0.4 इंटू जी इंटू 0.5 माइनस 0.2 इंटू जी इंटू 0.5। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में गेन निकल आएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ये मैंने एडिशनल एक्सप्लेनेशन दिया था उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 11th क्लास में आए हैं। जो ड्रॉपर बैच वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो तो खैर इन चीज़ों को जल्दी से समझ जाते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर, कैलकुलेशन करने पर, और जी की वैल्यू को अगर मैं 9.8 ले लूँ तो आंसर आता है 0.98 के बराबर, ठीक है। ये हो गया इसका पार्ट ए। अब आते हैं हम इसके पार्ट बी पर। तो पार्ट बी में क्या पूछा है, ब्लॉक की स्पीड पूछी है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो हमको ऑलरेडी पता ही है, और मैं ज़रा थोड़ा साइड हो जाता हूँ जिससे कि आपको ये यहाँ आ जाता हूँ मैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो मैंने यहाँ पर लिख ली 0.98 के बराबर, ये काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन सी टर्म लिखी मैंने, लेफ्ट साइड में ये लिखी है मैंने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 0.4 kg। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg, हाफ mv स्क्वायर के फार्मूले से। लेकिन पुली की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने लिखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई की वैल्यू इसमें गिवन है हमको, तो ये है आई की वैल्यू इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पुली ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा और वी में रिलेशन लिखना पड़ेगा हमको। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं वी बाई आर के बराबर। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ जरा, इस पे डायग्राम पे ध्यान दो। पुली के इस वाली सिचुएशन में यहाँ देखो, पुली की जो एंगुलर वेलोसिटी है मान लो वो है ये ओमेगा, तो पुली का जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा आर, क्योंकि ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी कह सकते हो वो कितनी, ओमेगा आर। और यही स्ट्रिंग किसके साथ कनेक्टेड है, ब्लॉक के साथ में, और ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, वी। तो ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, लेंथ के अलोंग सेम होती है। तो ओमेगा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा आर इक्वल टू वी
और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं v बाई आर। v को v ही रहने दो, और r क्या है, इसमें क्वेश्चन गिवन था 2 सेंटीमीटर, तो उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो चलो अब मैं पहुँच जाता हूँ वापस जहाँ पर था वहाँ, यानी कि यहाँ पर, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो r की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। ये जो r था, ओमेगा को लिखा v बाई आर, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा v² अपॉन r²। r कितना था, 2 सेंटीमीटर था, इसको मैंने लिखा 2 इंटू 10⁻², स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴। अब ये 10⁻⁴, ये 10⁻⁴, ये कैंसिल होंगे, 1.6 अपॉन 4, तो ये कितना बचेगा 0.4। तो टोटल ये वाली टर्म हो जाएगी 0.4 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा 1। तो सारा कुछ करने के बाद ये बचा v²/2, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो 0.98 से, ठीक है, और फिर v निकाल दो, तो सॉल्व करने पर ये जाएगा 1.4 के बराबर। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है रोटेशन वाले क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि पुली रोटेट करेगी। ठीक, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 में सिचुएशन ये है, द पुली शोन इन फिगर हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg/m²। तो इस क्वेश्चन में पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है, इसका मतलब है कि पुली रोटेट करेगी। ठीक है, द स्ट्रिंग गोइंग ओवर इट इज अटैच्ड एट वन एंड टू ए वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। तो स्ट्रिंग का जो एक एंड है वो एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, एक ब्लॉक कनेक्टेड है दूसरे एंड से जिसका मास 1 kg है, एंड सपोर्ट्स ए 1 kg मास एट द अदर एंड। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ। तो जब सिस्टम को रिलीज किया तो स्प्रिंग कैसी थी, अपनी नेचुरल लेंथ में थी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हैज डिसेंडेड थ्रू 10 सेंटीमीटर। यानी ब्लॉक जब 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो स्प्रिंग में तब इसकी स्पीड क्या होगी ब्लॉक की, ये हमें निकालना है। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ कि अगर ये ब्लॉक 10 सेंटीमीटर नीचे आता है तो स्प्रिंग में भी एलोंगेशन कैसा होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि पुली जो है वो फिक्स्ड है, यानी कि पुली का सेंटर मूव नहीं कर रहा है। पुली सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, लेकिन इसमें कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। अगर पुली में ट्रांसलेशनल मोशन होता तब एलोंगेशन इन द स्प्रिंग और ब्लॉक का डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक ये डिफरेंट हो सकते थे, इस अभी नहीं होंगे ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं नोट कर देता हूँ। व्हेन ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड बाय 10 सेंटीमीटर, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज ऑल्सो बाय 10 सेंटीमीटर, ये मैं नोट कर दिया। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी एनर्जी का लॉस नहीं है, और उसके लिए मैं लिखता हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी इन्वॉल्व है, इसमें 2 पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होंगी, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। काइनेटिक एनर्जी भी 2 है, एक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पुली और दूसरी है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। इनिशियल कंडीशन में जब ब्लॉक को रिलीज़ किया, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, ब्लॉक रेस्ट में है और पुली भी रेस्ट में है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की 0 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेवल क्या ले रहा हूँ, जो ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन है जब उसको रिलीज़ किया उसी को मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल ले लेता हूँ। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो तो 0 है ही है। ठीक है, अब मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो अब मुझे अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज करनी होगी यहाँ, जिससे कि आपको क्लियरली नज़र आए। तो ये मैंने चेंज कर ली अपनी पोजीशन। अब देखिए ये -mgh तो है लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं सारा क्वेश्चन है सिंबल में सॉल्व कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, जैसे कि आपको ठीक से समझ में आए। तो ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ mgh के बराबर। मान लेते हैं ब्लॉक h नीचे आया है। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ की x²। यहाँ पर x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू h के बराबर ही है। ठीक है,
यहाँ पर x और h कैसे इक्वल है, ये ध्यान रखना कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, x इक्वल टू h ही होगा। प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये ब्लॉक की क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और पुली की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं हम इसमें। और मैंने क्या काम किया, ये जो टर्म थी एम जी एच और हाफ की एक्स स्क्वायर, इसको एक साइड रखा, और हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसको एक साथ लिखा। तो मैं ये जो वाली जो दो टर्म है ये ले गया हूँ लेफ्ट साइड में, और एम जी एच प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर एज इट इज़ राइट साइड में। इसी के साथ साथ ओमेगा को कितना लिख दिया है मैंने, वी बाई आर। ये वी बाई आर के बराबर क्यों है, ये पिछले क्वेश्चन में आप देख लेना। ठीक है, तो वी बाई आर, इसके बाद हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर बाई टू को कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर बाई, तो यहाँ पर एम जी एच माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर को एक साइड रखा, और जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म्स थी वो दोनों टर्म्स को मैं ले गया हूँ लेफ्ट साइड में। इसके बाद फिर क्या काम किया हमने, वी स्क्वायर बाई टू को कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करने पर अब मैंने क्या काम किया, न्यूमेरिकल वैल्यू रखी। तो जो m था क्वेश्चन में, m यानी कि मास ऑफ द ब्लॉक, वो कितना गिवन था, 1 kg गिवन था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 0.2 है। रेडियस कितनी गिवन थी इसमें, पुली की रेडियस थी, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो मैंने 0.2 का स्क्वायर को भी कर दिया, तो ये 0.2 का स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई 2, और एम जी एच में m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, h यानी जितना ये नीचे मूव किया था वो कितना था, 10 सेंटीमीटर था, तो उसको हमने लिखा 0.1। इसके बाद स्प्रिंग की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है हाफ की एक्स स्क्वायर, की 50 दिया था वो लिख दिया मैंने, और ब्लॉक जितना नीचे गया है स्प्रिंग में भी उतना ही एलोंगेशन होगा, तो वो 10 सेंटीमीटर था, उसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके मैंने 0.1 मीटर लिख दिया है, और इसका स्क्वायर कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, फर्दर ये बहुत आसान सा है कैलकुलेशन, इसका 0.2 ऊपर है, नीचे 0.2 का स्क्वायर है, तो बचेगा क्या, नीचे यहाँ पर 0.2 बचेगा केवल, और 0.2 को कितना लिख सकते हैं, 10/2 यानी कि 5, तो 1 + 5 हो जाएगा 6, ये 2 है, डिवाइड होगा तो ये 3v स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3v स्क्वायर, और बाकी कैलकुलेशन करने पर 1 - 0.25 ये राइट साइड में, और ये 0.75, सिंप्लीफाई करने पर v स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 0.25, अंडर रूट ले लेंगे तो यह जाएगा 0.5 के बराबर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये ब्लॉक की स्पीड है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसको समझ लिया है ठीक से, कि जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन हो पुली का, इसका मतलब है पुली रोटेट करेगी। और दूसरा एक कंस्ट्रेंट हमने यूज़ किया है, v = ω/r, यानी ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो पुली की एंगुलर वेलोसिटी के साथ किस तरह से रिलेटेड है, v = ω/r से। ये कैसे रिलेटेड है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन से आता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको बता दिया है। तो इसका डिस्कशन करते हैं हम यहीं पर कंप्लीट, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 अब हमारे सामने है, और क्वेश्चन नंबर 67 की जो सिचुएशन है वो ये है कि ए मीटर स्टिक इज हेल्ड वर्टिकली विद वन एंड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो एक मीटर स्टिक है जिसका एक एंड रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। इट इज जेंटली अलाउड टू फॉल ऑन द फ्लोर, assuming that the end at the floor does not slip. Find the angular speed of the rod when it hits the floor. तो उसकी एंगुलर स्पीड बतानी है हमको रॉड की। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पर एक रॉड बनाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। तो ये मैंने बना ली कि ये एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड को हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया है। रॉड, ये रॉड हमने एक बना ली, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने इसको मान लिया कि रखी हुई है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस भी बना लेते हैं जिस पर हम इसको रख देंगे। तो ये मैंने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है।
थोड़ा इम्प्रेशन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जैसा आए, इसलिए हमने इसको ये मान लिया कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रिक्शन इतना है कि ये रॉड स्लिप नहीं होती है गिरते टाइम, और जब फाइनली ये गिरेगी तो इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, ये हो जाती है हॉरिजॉन्टल। तो इसको ले आते हैं हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ऐसे ये गिर के इस तरह से हो जाती है, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन आप देख रहे हो इसकी, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, और ये मैंने बनाई है इसकी फाइनल पोजीशन। अब रॉड का जो एंड है वो स्लिप नहीं होता है, वो रेस्ट में रहता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं किया। ओबियसली हॉरिजॉन्टल सरफेस और रॉड का जो नीचे वाला एंड है इसके बीच में फ्रिक्शन सफिशिएंट है, लेकिन रॉड का एंड स्लिप नहीं हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है फ्रिक्शन के कांटेक्ट में रहते हुए, इसलिए वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, यहाँ 0 होगा। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर 0 है, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ, और जो इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कौन सी इन्वॉल्व है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें लेना पड़ता है रेफरेंस लेवल, तो रेफरेंस लेवल में ग्राउंड को ही ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं मान रहा हूँ ये जो पोजीशन है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर कितनी है, 0 है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रॉड की हम लिखते हैं m इंटू जी, और रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी हाइट कितनी है, l/2। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल mg l/2। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, इक्वल्स टू, इसके बाद जब रॉड हॉरिजॉन्टल होकर गिरेगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम हाफ I ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हम ये काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं उस एंड के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो रॉड के नीचे वाले एंड से पास होती है, जिसके अबाउट इसका मोशन पेयर रोटेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो उस एंड के अबाउट इसका मोशन पेयर रोटेशन है, इसलिए हाफ I ओमेगा स्क्वायर हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर एंड mgl/2 इक्वल्स टू हाफ I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एंड के अबाउट होगा ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। किसी एंड के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो ml²/3 होता है। तो उसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये 2 से तो 2 उड़ गया, एक l कैंसिल हो जाता है और मास भी कैंसिल हो गया। तो ओमेगा की वैल्यू आती है ओमेगा इक्वल्स टू 3g/l अंडर रूट। तो इसका आंसर है, अच्छा इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी हुई है क्या, ये मीटर स्टिक, अच्छा मीटर स्टिक है ये, तो मीटर स्टिक है तो लेंथ इसकी हम कितना लिख लेंगे, 1 मीटर। तो अंडर रूट 3, और g की जो वैल्यू है क्वेश्चन में, g की वैल्यू अगर हम 10 लेके सॉल्व करें तो 10 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वर्मा सर की बुक में जब g की वैल्यू नहीं दी होती तो उन्होंने 9.8 लेके इसको सॉल्व किया है। तो मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ इसमें, और 9.8 इंटू 3 29.4 आएगा, और इसका ले लेते हैं अंडर रूट 29.4, तो इसका अंडर रूट आता है 5.422। तो 5.422 ओमेगा इक्वल टू, अच्छा ये आपको देखने के रहा होगा, मैं यहाँ थोड़ा शिफ्ट हो जाता हूँ। तो इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद ओमेगा इक्वल टू 5.422, और बुक में जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.4 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन। तो आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान ये रखना है कि रॉड जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट होती है उस पॉइंट के अबाउट इसका मोशन प्योर रोटेशनल मोशन माना जा सकता है, और कहीं पर भी कोई स्लिपिंग नहीं हुई है जहाँ पर फ्रिक्शन ने वर्क किया हो, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बाकी क्वेश्चन तो सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में जो सिचुएशन है वो ये है, ए मीटर स्टिक वेइंग 240 ग्राम इज पाइवोटेड एट इट्स अपर एंड इन सच ए वे दैट इट कैन फ्रीली रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन थ्रू दिस एंड। ठीक
ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अभी मैं एक फिगर और बना के आपको दिखाऊंगा क्लैरिटी के साथ में। ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज अटैच्ड टू द अपर एंड ऑफ द स्टिक, अपर एंड ऑफ द स्टिक थ्रू ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो जो ये वाला अपर एंड है स्टिक का, इसके साथ में एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक पार्टिकल को यहाँ अटैच किया है, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज अटैच टू द अपर एंड ऑफ द स्टिक थ्रू ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। यानी पार्टिकल यहाँ अटैच नहीं है, पार्टिकल यहाँ पर है। स्ट्रिंग की लेंथ भी कितनी, 1 मीटर है। इनिशियली द रॉड इज कैप्ट वर्टिकल एंड स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल। तो रॉड वर्टिकल है और ये स्ट्रिंग कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सारे सिस्टम को फिर यहाँ से रिलीज किया, मतलब सिस्टम के इस पार्टिकल को रिलीज करेंगे फ्रॉम रेस्ट। द पार्टिकल कोलाइड्स विद द लोअर एंड ऑफ द स्टिक एंड स्टिक्स देयर। तो स्टिक तो ऐसी ही थी, पार्टिकल यहाँ से आता है सर्कुलर पर पाथ पर मूव करते हुए और लोअर एंड को हिट करेगा। हिट करने के बाद जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इनलास्टिक है और पार्टिकल रॉड के लोअर एंड के साथ में स्टिक कर जाता है। इसके बाद क्या होता है, पार्टिकल और रॉड दोनों साथ साथ मूव करना शुरू करेंगे, ये यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो हमको कैलकुलेट ये करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच दिस स्टिक विल राइज। तो कितने एंगल से ये स्टिक राइज करेगी ये हमको बताना है। तो सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक इसका डायग्राम बनाता हूँ कि क्या सिचुएशन है। तो ये जो है, इसमें डायग्राम में मैंने सिचुएशन को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनिशियली जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कहाँ पर है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। थोड़ा और अपनी रीच बढ़ा लेता हूँ मैं। तो इनिशियली ये जो स्टिक है ये वर्टिकल पोजीशन में है और ये जो रॉड है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कैसी हॉरिजॉन्टल है और इसके साथ में ये पार्टिकल अटैच्ड है। इसके बाद इस पार्टिकल को रिलीज किया तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए आता है और यहाँ पर हिट करता है। मैंने डॉटेड लाइन से वो सर्कल भी दिखाया हुआ है। अच्छा, और जो दूसरा सर्कल आप देख रहे हो ये क्या है, ये मैं दिखा रहा हूँ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है स्ट्रिंग का, या स्ट्रिंग का सेंटर कह लो, स्ट्रिंग का सेंटर इस सर्कल पे चल रहा है L/2 रेडियस के, और ये है रॉड का सेंटर ऑफ मास। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास भी L/2 रेडियस पे चलेगा, जिसको कि मैंने एक डॉटेड जो छोटे वाले सर्कल से शो किया हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से पार्टिकल और रॉड दोनों का कोलिजन होता है पॉइंट बी पर। इसके बाद दोनों साथ साथ चलना शुरू करते हैं। दोनों साथ साथ चलते चलते एक मैक्सिमम डिस्टेंस या एंगुलर डिस्टेंस थीटा पर जाकर रुक जाते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो हमको ये एंगल थीटा कैलकुलेट करना है जहाँ तक जाके रॉड या स्टिक रोटेट करेगी, मैक्सिमम एंगल बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन को 3 हिस्सों में बांटेंगे। 3 सिचुएशन है, 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट तो ये है कि पार्टिकल को हमने रिलीज़ किया जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इस पार्टिकल को रिलीज़ किया और ये आया रॉड से टकराया। तो पहला हिस्सा वो है कि रॉड से स्टिक से टकराने के ठीक पहले और यहाँ से रिलीज़ किया, ये पहला पार्ट। पार्टिकल को रिलीज़ किया और स्टिक को हिट करने से ठीक पहले तक का जो एक इवेंट है, ये मैं इसको कह रहा हूँ कि ये पहला इवेंट है। इसके बाद सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि पार्टिकल ने रॉड के एंड को हिट किया, तो हिट करने के ठीक पहले और हिट करने के ठीक बाद ये जो एक छोटा सा टाइम इंटरवल है, इसको मैं, इस इवेंट को मैं कह रहा हूँ कि ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जब पार्टिकल रॉड के एंड से अटैच हो चुका है। इसके बाद दोनों साथ साथ चलेंगे, तो दोनों साथ साथ चलते चलते ये यहाँ से सी पॉइंट पर जाके रुके, तो बी पॉइंट से पार्टिकल मूव करना शुरू करता है और स्टिक भी मूव करती है और सी पर आके ये रुकते हैं। ये थर्ड इवेंट है। 3 हिस्सों में मैंने क्वेश्चन को ये बांटा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा और नोट कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको दी हुई है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करने की। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए मैं ये जो हिंज पॉइंट है या पाइवोट पॉइंट है, पॉइंट ए है, इसको मान के चल रहा हूँ कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल है, यानी कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लूँगा 0, ठीक है। इसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है या दूसरी चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे, पार्टिकल जब यहाँ से आता है तो जब हिट करेगा पॉइंट बी को, तो हिट करने के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gl के बराबर। इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के निकाल सकते हो।
पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एल, ठीक है। तो अंडर ग्रेविटी मूव किया है, तो जस्ट हिट करने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है, √2gl के बराबर है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी √2gl हमने लिख ली। ये क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में पॉइंट ए के अबाउट में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाऊंगा, क्योंकि इसके अबाउट, पाइवट पॉइंट के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है सिस्टम पर, इसलिए उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यानी कि पार्टिकल के हिट करने के ठीक पहले, पार्टिकल जब यहाँ पर होगा, जरा मैं बना के दिखा देता हूँ पार्टिकल, जब पार्टिकल बी पॉइंट के ठीक हिट करने वाला है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0। तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा यहाँ पर, mv0 के बराबर होगा। तो ये मैंने लिखा mv0, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, l। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा mv0 इंटू एल के बराबर। तो mv0 इंटू एल, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, अब तो फिर क्या होगा, रॉड भी मूव करना शुरू करेगी और पार्टिकल भी मूव करेंगे। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मान लिया कितना है, ओमेगा है। किस किस का, रॉड का प्लस पार्टिकल का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, आई, और फिर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करना शुरू करता है। ये हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसमें ओमेगा की अगर हम वैल्यू निकालें तो मुझे स्पेस थोड़ा कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा चाहिए, तो मैं ज़रा बाकी चीज़ों को मैंने छोटा कर दिया यहाँ पर। तो mv0l इक्वल टू आई ओमेगा यहाँ पर आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ओमेगा की वैल्यू आएगी mv0l अपॉन आई के बराबर। अब देखो ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए चाहे तो मैं सारा क्वेश्चन सिंबल में ही सॉल्व करूँ और फाइनल आंसर निकालूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले कुछ कैलकुलेशन कर दिए हैं आपके लिए। हमको निकालना पड़ेगा पहले आई की वैल्यू क्या है। तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का, उसमें होगा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाल रहे हैं हम, जिसके अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया था, यानी कि ए के अबाउट। तो ये कितना होगा, इस एंड के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ या स्टिक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। रॉड के मास को मैंने mr लिखा है, ठीक है। तो mr l²/3, और पार्टिकल का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी कि यहाँ से पॉइंट ए से, वो डिस्टेंस कितना है, l के बराबर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना होगा, ml²। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr l²/3 प्लस ml²। जो वैल्यूज़ दी हुई है मैं वो रख लेता हूँ। mr दिया है 240 ग्राम, उसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है 0.24 डिवाइडेड बाई 3। और ये जो मास m है ये कितना दिया था, 100 ग्राम था, तो इसको लिखा हमने 0.1 kg। लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, इसको 1 का स्क्वायर। और हम बढ़ जाते हैं आगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आई की वैल्यू आती है 0.18। आई की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखी, तो ओमेगा आ जाता है 2.46। अब मैंने यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन कर लिया है, ठीक है, क्योंकि बड़े लंबे चौड़े डिजिट आते हैं डेसिमल के बाद, तो मैंने इसमें थोड़ा सा, आप कह सकते हो, राउंड ऑफ कर लिया है ना। तो 2.46, जिससे कि आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा हमारे अप्रोच, लेकिन ये है क्वेश्चन सॉल्व करने की जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओमेगा कैलकुलेट हो गया, आई कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब देखो, जब मैं इसके बाद थर्ड पोर्शन क्वेश्चन का सॉल्व करूंगा, थर्ड पार्ट सॉल्व करूंगा, थर्ड पार्ट में मुझे लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। रॉड और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की भी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं यहीं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये काइनेटिक एनर्जी सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लिखेंगे इसको। और ये जो वैल्यू आई थी ओमेगा की, ये 2.46 मैंने लिखा, इसका स्क्वायर। सब कुछ करने के बाद फाइनली जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आती है वो आती है 0.54 के बराबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है हमको, अब हमको क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसे सॉल्व करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिखनी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की जो इक्वेशन है वो जो आप देख रहे हो वो लिखी हुई है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये मैंने कैसे लिखी है। देखो, ये था, पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ पूरा, ये सर्कल है और ये थी रॉड या स्टिक जिसको कहा, और यहाँ पर पार्टिकल था उसके साथ में m, ठीक है। और रेफरेंस लेवल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ये हमने लिया था जहाँ से ये पाइवोटेड है वहाँ पर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखी मैंने, क्योंकि ये सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है अभी। तो
यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात है ये, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। अब मैं लिख रहा हूँ पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्टिकल रेफरेंस लेवल से नीचे है, यहाँ पर रेफरेंस लेवल मैंने ए पर लिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसके नीचे नेगेटिव होगी, तो माइनस mgl। इसके बाद रॉड की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान रखना, वो मैं लिखूंगा mrg L/2, क्योंकि उसके लिए मुझे चाहिए रॉड के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी डिस्टेंस पर है, L/2 पर है, तो L/2 आ गया, तो माइनस mrg L/2। इसके बाद ये कितने एंगल तक पहुंचता है, ये हमने मान लिया है कि जिस एंगल तक ये पहुंचा है सिस्टम मैक्सिमम एंगल तक, वो एंगल है थीटा। ये किसके साथ लिया है हमने थीटा, वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल कितना नीचे आ चुका है, तो पार्टिकल नहीं है, कॉस थीटा नीचे ही है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं बनाऊं तो ये एंगल भी थीटा आएगा, और यहाँ पर इस वाले अगर ट्राइंगल को देखो तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना जाएगा, बेस L कॉस थीटा। और ये सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से इस समय, वो है L/2 कॉस थीटा। मैं आपको फिर लेके चलता हूँ पुराने वाले डायग्राम में, तो फिर दिखाता हूँ उसमें पुराने वाले डायग्राम। यहाँ देखो इसमें ये जो पॉइंट C है, ये मैक्सिमम एंगल पर आके रुक गया है पार्टिकल, तो इस पार्टिकल की रेफरेंस लेवल से ये डिस्टेंस कितनी है, L कॉस थीटा, और जो सेंटर ऑफ मास है पॉइंट ए से, वो कितनी डिस्टेंस पर है, L/2 कॉस थीटा पर है, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें किस लिए पड़ रही है, इसकी ज़रूरत पड़ रही है हमको पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के लिए। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, इस वाले केस में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने लिख ली यहाँ पर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की कितनी है, माइनस mgl है, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल से L डिस्टेंस नीचे है। रॉड की है माइनस mrg L/2, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास रॉड का रेफरेंस लेवल से L/2 नीचे है। इसके बाद पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्टेट में जब रॉड स्टिक रुक जाती है, तब है mgl cos थीटा नेगेटिव साइन के साथ, रेफरेंस लेवल से नीचे है ये। और जो सेंटर ऑफ मास है पॉइंट ए से रॉड का, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना नीचे है, L/2 cos थीटा पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस mrg L/2 cos थीटा के बराबर। तो ये इक्वेशन लिखी मैंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। बस इसको ही सही लिखना आना चाहिए हमको, इसके बाद तो अब केवल कैलकुलेशन है। तो बस मैंने इक्वेशंस को थोड़ा एडजस्ट किया, मास वगैरह इसमें से कॉमन निकाले, ठीक है। यहाँ से जो GL है इसको कॉमन ले लें तो m + mr/2 बचेगा। इसी तरह से यहाँ से मैंने क्या काम किया, यहाँ से मैंने GL cos थीटा कॉमन ले लिया, माइनस GL cos थीटा, तो यहाँ से बचेगा m और यहाँ से बचेगा mr/2, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो अगली स्टेप में cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन GL m + mr/2। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं, m भी पता है हमको, mr भी पता है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद cos थीटा की जो वैल्यू आती है, ये आती है 0.69 के बराबर, और ये वैल्यू काफ़ी अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद मैंने लिया, मैंने बीच बीच में राउंड ऑफ कर दिया है चीज़ों को, तो जो बुक में आंसर दिया है उससे थोड़ा अलग आएगा। और कई क्वेश्चन में वर्मा सर की बुक में आंसर हमारा थोड़ा बहुत वेरी इसलिए भी करता है क्योंकि क्वेश्चन में ना स्पेसिफाई नहीं होता है कि कैलकुलेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को 9.8 लेके किया है, 9.81 लेके किया है, या 10 लेके किया है, ठीक है। तो अगर हम 9.8 लेके करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है cos थीटा 0.69, यानी कि थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 46 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो थोड़ा बहुत वेरिएशन है वो अप्रॉक्सीमेशन की वजह से, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो ठीक इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 अब हमारे सामने है, और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ कई टीचर्स भी बहुत मिस्टेक करते हैं इसके सोल्यूशन में। तो क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, क्या है। ए यूनिफॉर्म रॉड पाइवोटेड एट इट्स अपर एंड hangs vertically, it is displaced through an angle of 60 degree and then released। तो पहले इसको डिस्प्लेस किया है
दोबारा बताता हूँ, ये एक रॉड है ऐसे, इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया और फिर इसको रिलीज़ किया। जब रिलीज़ करते हैं तो किसी इंस्टेंट पर इसका एंगल वर्टिकल से हो जाता है 37 डिग्री। तो ए यूनिफॉर्म रॉड पाइवोटेड एट इट्स अपर एंड हैंग्स वर्टिकली, इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड देन रिलीज्ड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स acting on a particle of mass dm at the tip of the rod when the rod makes an angle of 37 degree with the vertical। यानी रॉड का जो ये वाला पॉइंट है, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, वहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करें हम डीएम मास का, उसको एक पार्टिकल की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमको बताना है कितना है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास डीएम एट द टिप ऑफ द रॉड व्हेन द रॉड मेक्स एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ठीक से समझने के लिए पहले मैं बनाता हूं यहां पर एक डायग्राम, प्रॉपरली डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, जिससे कि रॉड सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो उसके सर्कुलर पाथ के मोशन को समझने में हमको थोड़ा आसानी रहे। और ये है रॉड, तो इसमें ये रॉड है इनिशियली, ठीक है, कितने डिग्री एंगल बनाती है वर्टिकल के साथ, 60 डिग्री। इसके बाद यहाँ से इसको रिलीज़ किया इस वाली पोजीशन से। जब यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी। हिंज्ड कहाँ से या पाइवोटेड कहाँ से, ये वाला पॉइंट है। इसके अबाउट ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगी और किसी इंस्टेंट पर वर्टिकल के साथ इसका एंगल कितना हो जाता है, 37 डिग्री। तो ये 37 डिग्री का एंगल इसने बनाया। इस इंस्टेंट पर हमको ये बताना है कि जो नीचे एक जो टिप है इसकी, यहाँ पर अगर हम अज्यूम कर लें कि एक छोटा सा पार्टिकल है डीएम मास का, तो उस डीएम मास पर लगने वाले नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और सर्कल बनाता हूँ ये। अब ये एक और सर्कल क्यों बनाया मैंने डॉटेड लाइन से, छोटा वाला सर्कल ये बताता है कि जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ ये सर्कल है। ठीक है, L/2 रेडियस के सर्कल पर चलेगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या है। रॉड की एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी रॉड की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल डिसाइड करेंगे हम कि हम कहाँ पर उसको ज़ीरो लेंगे। तो मैं जो हिंज पॉइंट है, पाइवोटेड पॉइंट है, इसी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कितना लूँगा, 0। यानी जो ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूँगा मैं कितनी, 0। यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है रॉड का, वो सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेफरेंस लेवल से कितना नीचे है, और जब वो 37 डिग्री एंगल बनता है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। इनिशियली सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये है, इसके बाद सेंटर ऑफ मास आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी एक डायग्राम से समझाते हैं। ये है सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन, ये सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, ये वाली ये इनिशियल पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास। और इसके बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुँच जाता है, सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाता है जब रॉड 37 डिग्री एंगल बनाती है वर्टिकल के साथ। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये बता रही है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है यहाँ पर। अब सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लेवल से कितना नीचे है, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लेवल से यहाँ पर फाइनल पोजीशन जो है ये है। तो फाइनल पोजीशन अगर ये है तो मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लेवल से कितना नीचे आ चुका है, यहाँ आ चुका है ये वाली लाइन पर। और ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये तो है L/2, और ये एंगल कितना है, 37 डिग्री है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस बची यहाँ पर, ये वाली, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, L/2 cos 37, जिसको कि मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, तो ये है L/2 cos 37, और cos 37 डिग्री की वैल्यू रख दें तो ये बन जाएगा 2L/5। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमको चाहिए है कि सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लेवल से इनिशियली कितना नीचे था, ये इनिशियल डिस्टेंस है इसकी। तो ये तो है कितना, L/2, और जो
ये डिस्टेंस आएगी, ये आएगी L/2 cos 60 डिग्री। तो L/2 cos 60 डिग्री इसकी वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा L/4 के बराबर। तो ये डिस्टेंस है L/4। तो ध्यान दो, अब ये जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ तक की, ये है 12/5 और ये डिस्टेंस कितनी है L/4। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली यहाँ पर था, फाइनली यहाँ पर आ गया है इस वाली लाइन पर। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा इतना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी लिख लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट यानी इस वाली लाइन से सेंटर ऑफ मास इधर आ चुका है इस वाली लाइन पर। तो ये वैल्यू कितनी है इसकी, इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये आएगा 12/5 माइनस L/4 इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करने पर यह जाएगा 3L/20 के बराबर। तो सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है 3L/20। अब हम यूज़ करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन है हमारे पास -mgL/4। अब ये -mgL/4 क्या है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखी है मैंने। कब, जब सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो रॉड की जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी -mgL/4। नेगेटिव हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लेवल से नीचे है। तो -mgL/4। इसके बाद सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ये कितना है -mg, और ये डिस्टेंस कितनी थी 2L/5। तो -2L/5 ये फाइनल पोजीशन में है पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल है। लेकिन यहाँ पर रॉड के पास काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ I⍵²। तो I रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3, किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एंड के अबाउट जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, इंटू ω²। और इसको कर देते हैं हम सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ओमेगा की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है √9g/10L। ये ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है कि जो छोटा सा एलिमेंट है इसका, उस पर हम फोकस करें। वो छोटा सा एलिमेंट कौन सा है। तो मैंने मान लिया कि ये जो येलो कलर में मैं दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा एक एलिमेंट है जिसका मास कितना है, dm के बराबर है। ये है dm, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, इसको पार्टिकल की तरह से ट्रीट करना है। ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, मानेंगे L रेडियस के। तो जब ये सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे। एक एक्सेलरेशन होगा इधर, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। और एक इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा ω²L के बराबर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकल आएगा dm पर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को एलिमेंट के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंशियल फोर्स निकल आएगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग होगा जब हम टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना तो बहुत आसान काम है, असली काम है टेंजेंशियल फोर्स निकालने में क्लिक करना कि उसको कैसे निकालना है। मैक्सिमम लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स निकालने के लिए वो mg/sin θ लिख देते हैं, mg/sin37। लेकिन mg/sin37 यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको समझ में आता है तो आप जो है कमेंट में मुझे लिख के भेजना, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए तो ज़रूरी भेजना। तो टेंजेंशियल फोर्स हम लिखेंगे। अच्छा, अब मुझे लिखना है इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mω²L। तो मास कितना है dm, ω²L। ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ω² की वैल्यू 9g/10L, इसको 0.9g/L लिख दूँ मैं, इंटू L से L कैंसिल हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करने पर F1 की जो वैल्यू है ये आ जाती है 0.9 dm/g के बराबर। तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये केवल सेंट्रीपिटल फोर्स निकला है जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है एलिमेंट पर। एलिमेंट पर एक फोर्स और है अभी, वो किधर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर। तो उसको निकालने के लिए चलते हैं हम जरा नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर थोड़ा स्पेस ज़्यादा हमें मिल जाए कैलकुलेशन करने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर आ गए। अब टेंजेंशियल फोर्स के लिए मैं क्या निकालूंगा, टॉर्क निकालूंगा। टॉर्क क्यों निकालना पड़ रहा है ये मैं बाद में बताता हूँ। टॉर्क किसके अबाउट ले रहे हैं, हम इसके अबाउट लेंगे, पाइवोट के अबाउट, या जहाँ से इसको हिंज किया है। तो इसके अबाउट केवल एक ही फोर्स लग रहा है जो इसको टॉर्क देगा, और वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क कैसे होगा, जैसे ये है रॉड,
यहाँ से पाइवोटेड है। सेंटर ऑफ मास पर लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। इसका एंगल अभी कितना है वर्टिकल के साथ, इसका एंगल है 37 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसके कंपोनेंट कर देता हूँ mg के। तो एक कंपोनेंट है mg sin 37 और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर आएगा mg cos 37। तो पाइवोट के अबाउट mg cos 37 का टॉर्क तो जीरो होगा, क्योंकि वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास हो जाती है जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं। mg sin 37 इसको टॉर्क देगा। तो mg sin 37 का टॉर्क कितना होगा, mg sin 37 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है l/2। तो इसका टॉर्क आएगा mg sin 37 इंटू l/2 या mg l, और sin 37 की वैल्यू अगर हम रख दें तो ये 3/5 इंटू 2, तो ये 3/10 mg/l के बराबर ये टॉर्क आने वाला है इसका। ठीक है, इतना टॉर्क होगा। तो अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। आपको समझ में आ गया है कि टॉर्क का कैलकुलेशन कैसे होगा, और ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, तो अब तक तो आप ये सीख ही चुके होंगे कि टॉर्क कैसे निकलते हैं। तो ये टॉर्क हमने लिखा, और नेट टॉर्क इक्वल टू कितना लिखा, आई अल्फा के बराबर mg sin 37 इंटू l/2, और ये क्या लिखा है मैंने, आई अल्फा, आई की वैल्यू ml²/3। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ता है। इसको सिंप्लीफाई करने पर अल्फा की वैल्यू आ जाती है 9g/10l या 0.9g/l। ये क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को यूज़ करके मैं यहाँ पर निकालूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि ये जो है यहाँ देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा एल के बराबर, ये अल्फा एल होगा। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन था टुवर्ड्स द सेंटर, ये वाला ओमेगा² l जिसको हमने लिखा था। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं अब। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इक्वल टू अल्फा एल, और at की वैल्यू आती है 0.9g के बराबर अल्फा की वैल्यू रखने पर। इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें तो टेंजेंशियल फोर्स निकल आएगा। तो टेंजेंशियल फोर्स आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं, टेंजेंशियल फोर्स है ये। तो टेंजेंशियल फोर्स आएगा 0.9 dmg के बराबर। तो हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स भी आ चुका है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ चुका, सॉरी सेंट्रिपिटल फोर्स भी आ चुका है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा आया है, सेम आया है। ठीक है, ये देखो, ये F1 क्या लिखा था हमने, सेंट्रिपिटल फोर्स 0.9 dmg, और ये है 0.9 dmg टेंजेंशियल फोर्स। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो एक फोर्स जो है ये है dm इंटू at, और एक सेंट्रिपिटल फोर्स है ये है dm इंटू ओमेगा²l। ये कितना है, ये है 0.9 dmg के बराबर, और ये भी है 0.9 dmg के बराबर। तो दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा, जरा मैं यहाँ सफाई कर दूँ। तो नेट फोर्स ऑन द एलिमेंट dm, नेट फोर्स ऑन द एलिमेंट dm इक्वल टू √f1² प्लस f2²। वैल्यू रखने पर यह जाएगा 0.9 √2 dmg के बराबर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें थी टेंजेंशियल फोर्स निकालना। टेंजेंशियल फोर्स को निकालने में मैक्सिमम लोग जो मिस्टेक करेंगे, इंक्लूडिंग टीचर भी मिस्टेक करते हैं इसमें। यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स dmg sin 37 नहीं होगा, ये गलत है, और उससे आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पर सोचना, और फिर हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों नहीं होगा। तो इसका डिस्कशन करते हैं हम यहीं पर कंप्लीट। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, और हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ से स्टार्ट होते हैं रोलिंग मोशन वाले क्वेश्चन वर्मा सर की इस बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 70 आसान इसलिए क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, ए सिलेंडर रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। If the speed of center is 25 meter per second, what is the speed of highest point?
तो ये रोलिंग की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको समझने के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये एक सिलेंडर हमने बना लिया। अब हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, वो इन्फॉर्मेशन ये है, स्पीड ऑफ सेंटर इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी जो स्पीड है सेंटर की, ये है 25 मीटर पर सेकेंड, और ये प्योर रोलिंग मोशन में है। तो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो कितनी होगी इस इंस्टेंट पर, v/r के बराबर होगी, अगर मैं सेंटर की वेलोसिटी को v मान लूँ तो। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सिलेंडर प्योर रोलिंग मोशन में है तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी आने वाली है v प्लस ओमेगा r के बराबर। और प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन क्या होती है? प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन होती है कि v इक्वल टू ओमेगा r होता है, ठीक है। तो यहाँ पर v इक्वल टू ओमेगा r, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2v के बराबर, यानी 2 इंटू 25। तो सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो आंसर है बड़ी जल्दी आ गया और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे आने वाले सारे क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं होने वाले हैं, यहाँ से रोलिंग मोशन के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग है, प्रॉब्लम की स्टार्टिंग होती है, इसलिए आसान है। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पर, देखते हैं उसमें क्या हो रहा है।